तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास 11th केमिस्ट्री में। इक्विलिब्रियम लेसन चल रहा है और आज इसका इसी सीरीज में जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, ये टॉपिक होने जा रहा है इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है। इसके अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जैसे हम लोगों ने के वैल्यू से निकाला है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहला हम लोग ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहला फीचर देखें, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is applicable only when concentration of reactant and product have attained constant value at equilibrium state। मीन्स अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट का है वो दोनों म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में आ जाए और तब इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो उस समय जो वैल्यू आएगी तो वो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। सेकेंड में आप देखें, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा के है वो बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, उससे इसकी फ़र्क नहीं पड़ती है। चाहे वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट तुरंत कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में या धीरे धीरे हो या उसकी अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कम अमाउंट के लिए भी और ज़्यादा अमाउंट के लिए भी उसकी मात्रा बराबर रहती है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, having one unique value for a particular reaction represented by a balance equation at a given temperature। देखिए, ये जो टेम्परेचर है इसका केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी हर एक पर एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को आप वेरिएबल करते हैं, अगर वेरिएशन करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंजेज आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखें हम लोग कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, मान लीजिए कि रिएक्टेंट है ए से बी बना, तो अब मान लीजिए फिर ये बी से जब ए बनता है, जैसे ये बी हो गया, फिर ये बी से जब ए बनता है, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपका रिवर्स, जिसको कि हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे यहाँ केसी जो है आपका रिवर्स रिएक्शन को शो करता है और केसी जो है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे ये के डैश सी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, केसी के मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के। पांचवा हम लोग देखते हैं, इफ़ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर n, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डबल डैश is related to the equilibrium constant of original reaction Kc by the relation। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर इस इक्वेशन को जो के डैश सी इक्वल टू 1/Kc है, इस इक्वेशन को अगर एक फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन Kc से पावर के रूप में कोरिलेटेड होगा। मतलब कि के डबल डैश सी इज इक्वल टू, आप देखें के सी और ये एन, तो ये कुछ इनके रिलेशंस थे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मान लीजिए जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल लिया, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई, तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जितने वैल्यूज़ होंगे, जितना इनका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, उसके आधार पर हम इस बात को निकालते हैं, इस बात को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये रिएक्शंस जो हैं किस लेवल तक जाएगा, मतलब कितना आगे तक प्रोसीड करेगा। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन आप मालूम है फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दोनों होता है, तो इससे डायरेक्शन का भी पता चलता है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर अटेंड किया गया है तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इस मैटर का भी पता इससे चल जाता है। अब आ जाइए, अब हम लोगों को ये देखना है कि प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आखिर ये रिएक्शन जो हो रहा है, ये रिएक्शन आगे कितने समय तक होगा। चलिए, सबसे पहला हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के सी और के पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स as these appear in the numerator of equilibrium constant expression and inversely proportional to the concentration of reactant these appears in the denominator। ये हम लोग का पहला ही इक्वेशन था, जहाँ पर आपने देखा कि जैसे Kc हो गया या Kp हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहाँ पर Kp मतलब प्रेशर पे हो गया, तो कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज दीज अपीयर इन द न्यूमरेटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज दीज अपीयर इन द डिनोमिनेटर। जब आप इक्विलिब्रियम लिखते हैं कांस्टेंट, तो आप देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली है कि डिनोमिनेटर में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस मीन्स दैट हाई वैल्यू ऑफ के सजेस्टिव ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं प्रिडिक्ट सेम उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया है यहाँ, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर Kc की वैल्यू मोर देन 10⁻³ है तो क्या होता है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है ओवर द रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट की मात्रा होगी। दैट इज इफ Kc इज़ वेरी लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। अब इसके एग्जाम्पल को आप यहाँ देखेंगे इस तरह से, जैसे H2 है, H2 गैस है, तो H2 और Cl2 जब रिएक्ट किया तो HCl बनाया, और इसका टेम्परेचर कितना है, जैसे देखिए एट 300 K पर, तो Kc इजकल टू 4 × 10⁻31 प्रोडक्ट आया। तब जब Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है। अब देखिए, अगर अब Kc की वैल्यू लेस है 10⁻³ से, तो यहाँ क्या है कि रिएक्टेंट जो है प्रीडोमिनेंट होता है प्रोडक्ट के ऊपर में, मतलब कि Kc इज़ वेरी स्मॉल द रिएक्शन प्रोसीड रेयरली। अगर जो है Kc की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शंस जो है प्रोसीड नहीं कर पाता है, बहुत कम कंडीशन में कर पाता है। जैसे N2 और O2, तो NO बनाया एट 298 K एंड Kc इजकल टू 4.8 × 10⁻³ अब थर्ड पॉइंट्स में आप देखें कि Kc, इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ टू 10⁻³ appreciable concentration of both reactant and product are present। अगर इन दोनों के बीच में रेंज कर रहा है Kc की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। अब एक एग्जांपल के तौर से हम लोग देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन जो है I2 के साथ, मतलब H2 इज रिएक्टिंग विथ I2 टू गिव HI, तो यहाँ पर Kc की जो वैल्यू है वो 57 है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, एट द 700 K पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर Kc की वैल्यू बहुत कम रहती है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है वो नेग्लिजिबल आता है।
लेकिन जैसे जैसे हम लोग केसी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो देखते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाती है और रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन के लेवल पे आ जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर ये देखिए कि अगर ये 1 है तो लगभग लगभग जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर केसी की वैल्यू 1 होती है, अगर कम रहा तो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होता है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू बी एट द कंप्लीशन लेवल। ओके, आइए अब देखेंगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखिए द रिएक्शन क्वोशिएंट Q, QC विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन क्वोशिएंट Q है, QC का मतलब हो गया कि रिएक्शन क्वोशिएंट विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड QP विद द पार्शियल, एंड QP का हो गया कि रिएक्शन कांस्टेंट विद द पार्शियल प्रेशर। प्रेशर जो है हमेशा गैसियस वाले रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाता है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट Q, that is QC with the molar concentration and QP with the partial pressure, is defined in the same way as equilibrium constant Kc, except that concentration in QC are not necessarily equilibrium value। अब आप यहाँ देखिए ए रिएक्ट किया बी से और प्रोडक्ट बनाया सी एंड डी। इसका देखिए स्मॉल ए जो है इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया यहाँ पे, ये जिसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और जो कि इसका एक्टिव मास होगा। अब देखिए QC इजकल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन C टू द पावर C, कंसंट्रेशन D टू द पावर D, कंसंट्रेशन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B, और ये स्मॉल a b c d ये सभी एक्टिव मासेस हैं। अब यहाँ पर देखिए पावर है। अब ये देखिए अगर QC जो है वो KC से बड़ा होगा तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स होगा। इफ QC is smaller than Kc, the reaction will proceed in the direction of product, मतलब reaction forward होगा। If QC and Kc equal होगा, the reaction mixture is already at the equilibrium stage, equilibrium state। चलिए इसको फिर दूसरे ढंग से देखें। देखिए प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आपके स्क्रीन पर इस जो ग्राफ आ रहा है इसके द्वारा बहुत ही अच्छे से इसको डिनोट किया गया है। देखिए रिएक्शन क्वोशिएंट है QC is useful in predicting the direction of reaction by comparing the value of QC and Kc। देखिए ये रिएक्टेंट है QC और Ka प्रोडक्ट है, ठीक है, Kc प्रोडक्ट है। अब आप देखिए जहाँ रिएक्टेंट की वैल्यू कम है प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम में है तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहे हैं। अब जब बैकवर्ड रिएक्शन में आ रहा है तो आप यहाँ देखिए कि QC ज़्यादा हो गया है और Kc कम है, तो रिएक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इफ़ QC इज स्मॉलर देन Kc, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इफ़ QC इज ग्रेटर देन Kc, net reaction goes from right to left, means from product to reactant. If QC and Kc is equal, no net reaction occur, means the reaction is at the equilibrium stage। आइए अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सवाल को देखते हैं जो आपको समझने में कॉन्सेप्ट को काफ़ी मदद करेगा। जैसे देखिए वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है जैसे 2A दैट इज़ बीइंग डिसोसिएटेड B प्लस C, तो इनका जो Kc है वो 2 × 10⁻³ है। एट अ गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, और जिसकी वैल्यू जो है फाइनल वो आपका 3 × 10⁻⁴ m है। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, देखिएगा फॉर द रिएक्शन ऑफ for the reaction, the reaction quotient QC is given by, QC क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। A B C देखिए ऊपर में क्या आ गया आपके, ऊपर में आपके जो हैं आ गए प्रोडक्ट और नीचे क्या आ गया आपके रिएक्टेंट आ गए।
तो इनकी जो क्यूसी की वैल्यू निकली वो 1। तो इसका मतलब देखिए केसी की वैल्यू जो है वो उसके कंपैरिजन में अगर 1 की वैल्यू हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ क्यूसी विल बी ग्रेटर देन केसी फॉर रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा छोटा सा पॉइंट, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इसमें हम लोग किन स्टेप्स की को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए स्टेप 1 है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये पहला स्टेप है कि हम लोग एक रिएक्शन का एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड स्टेप है, अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब मान लीजिए इक्वेशन को जब आपने बैलेंस कर दिया तो एक टेबल बनाकर कुछ चीज़ों को नोट करना होता है। जैसे पहला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो किस तरह के चेंजेस वगैरह उसमें आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, फाइनली कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब जैसे एग्जांपल देखिए कि टेक एक्स लिया है, एक्स एज ए कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ वन सब्सटेंस that reacts on going to equilibrium, then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of the other substance in term of x। मतलब कि अगर आपने x को कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लिया है तो मान लीजिए जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर उसके स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेना होता है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस इनटू इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड सॉल्व फॉर एक्स। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए और ताकि हमारे एक्स की वैल्यू निकल सके। अब देखिए हमारा स्टेप 4 है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे ताकि हमें प्रॉपर एक्स की वैल्यू निकल सके। आइए अब हम लोग जो है प्रॉब्लम 7.9 पे देखते हैं। प्रॉब्लम है कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो सके। यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि एक सवाल को देखिए, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 K. Calculate the composition of the mixture at equilibrium, जहाँ Kc की वैल्यू 1.80 दिया हुआ है। अब आइए इसकी सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास क्या है कि PCl5 जो सब्सटेंस है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 में चेंज हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है 3 मोल। PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोल। अब मान लीजिए शुरू में तो रिएक्शन हो नहीं रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल ही होगा और बाकी जो जब प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद मान लीजिए उसमें से x मोल जो है वो डिसोसिएट हो जाता है तो 3 - x हो गया और डिसोसिएट होके x ही मतलब डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में बन रहा है तो रिएक्टेंट में से x को हटा देंगे और प्रोडक्ट में x का फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए तो फिर x और x प्रोडक्ट में आ गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम लोग को लिखना है तो उस कंडीशंस में हम लोग जैसे प्रोडक्ट का देखिए x है ऊपर एक x, जैसे अगर हम लोग लिखना चाहें इस जगह पर PCl3 और ये तो इसके बदले में फिर हम लोग यहाँ पर मतलब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे x हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ये x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3 - x है। चूँकि ये रिएक्टेंट है तो ये 3 - x हो जाएगा। वही चीज़ तो यहाँ रखी हुई है, x जो है x² में हो गया 3 - x हो गया। अब जैसे इसकी जो वैल्यूज़ जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो आप जान रहे हैं कि चूँकि ये Kc के बराबर है
तो के सी के बराबर, तो के सी की वैल्यू 1.8 दी हुई है, तो यहाँ 1.8 दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स हो जा रहा है। और इसको जब हम लोग इसको इक्वेशन के तौर पे तोड़ देते हैं तो देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की टाइप से आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1.8 माइनस 5.4, और इसका हम लोग फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू जब हम यहाँ डालते हैं तो हमारे पास फाइनल जो है PCl5 का वैल्यू निकल जाता है, और फिर यहाँ PCl3 का वैल्यू निकल जाता है। ये आप लोग तो जानते ही हैं, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी सिस्टम को अप्लाई करके जो है यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन से निकाल दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, तो मुझे लग रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।